नमस्कार, आई होप मेरा ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर आ रहा होगा। डियर, आज की क्लास में हम, जैसा आपको पता है कि भाई हम इंडियन ज्योग्राफी की प्लस एनवायरनमेंट की सीरीज जो है रन कर रहे हैं। मैं इस सीरीज में, मैंने पहले भी बताया है कि मैं डिटेल में सारे एनवायरनमेंट के टॉपिक और इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करूंगा। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा हम चलते हुए जो है वो प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया में थे और हम इसके पर्वत पठार आदि देख रहे थे। मैं लास्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया कैसे एक समय पर जो है वो मैग्मा के एक सागर से जो रीयूनियन आइलैंड्स के पास बना था, जिसे हम रीयूनियन हॉटस्पॉट आज कहते हैं। मतलब पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जो क्रिटिशियस काल था, यानी क्रिटिशियस एरा था, उस समय पर यह हिस्सा काफी बड़ा था और इसके ऊपर से जो है वो प्रायद्वीपीय भारत गुजरा था और इसी समय पर डायनासोर भी खत्म हुए थे और इसी समय पर पृथ्वी पर बड़े स्केल पर ज्वालामुखी सक्रियता भी हुई थी और इसी समय पर एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो स्टार्टिंग पार्ट में जो है वो मीटियोर्स की बम्बार्डिंग भी हुई थी। तो ये सारी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर रखी थी। ठीक है, अब चलिए मैं इसे स्टार्ट करूं उसके पहले देखिए, आप सभी लोग, ये टेलीग्राम चैनल है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, मेरा नाम और मेरा सब्जेक्ट के नाम से आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। इसके माध्यम से सभी लोग ध्यान से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसका यूज आपके बेटर नोट्स मेकिंग में होगा। ठीक है, डन। अब सेकेंड बात सुनो, ये मेरी जीमेल आईडी है, फील फ्री, बिल्कुल फ्री फील करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, कोई समस्या हो, आराम से आप मुझसे पूछ सकते हो। सोशल मीडिया में मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, सेम नाम अभिनव बोहरे के नाम से मेरी आईडी दिख जाएगी। और हम करते हैं भाई चर्चा। हमारा जो एजेंडा ऑफ डिस्कशन है, हमारा जो चर्चा का बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे कुछ पठारों के बारे में, ओके, कुछ प्लेट्यूज के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं छोटा नागपुर के पठार से स्टार्ट करने वाला हूं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसकी हम मैपिंग को भी देखेंगे। ओके, हम चर्चा करने वाले हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू या छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, देखिए, ये जो छोटा नागपुर का पठार है या छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके बारे में कुछ चीजें जानते रहिएगा। ठीक, पहली चीज तो ये कि यहां देखिए, देखो ये आपको हिस्सा दिखाई देगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। जरा सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में जरा देखिए, आपको ये जो पोर्शन दिखाई देगा, ये इसका विस्तार है। सभी लोग जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसका विस्तार है। यहां पर आपको छोटा नागपुर का पठार दिखेगा। ठीक, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय मतलब कि पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, और जरा इधर ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यह हो गया छोटा नागपुर का पठार। खुश। अब यहां देखिए, यह हिस्सा आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ, या तो आप इसे मेघालय का पठार कह लो या तो आप इसे शिलोंग का पठार कह लो। ठीक है, यह आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ शिलोंग का पठार, शिलोंग या मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। बच्चों अब यहां जरा ध्यान से सुनिएगा, मतलब आई नीड के थोड़ी देर आप मेरी बात कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनो। ठीक है, याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत का, अब मैं यहां कुछ अंग्रेजी के शब्द यूज करूंगा, कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। कारण यह है कि हिंदी में इसका शब्द तो है पर उसके पर्यायवाची काफी ज्यादा है, सिनोनिम्स बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि यूपीएससी जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं वो शब्द यूज ही ना करे, वो किसी और शब्द से इस बात को पूछने का प्रयास करे, तो उस टाइम पे आपको क्लियरिटी रहे। इसके लिए यहां ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत का छोटा नागपुर का पठार इसका नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। देखिए, यह कहलाता है नॉर्थ, यह कहलाता है ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। छोटा नागपुर का पठार जो है ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। ठीक, प्रोजेक्शन को कहा जाता है उभार। एक्चुअली में प्रायद्वीपीय भारत का, यहां देखिए जरा सभी लोग ध्यान से, यह प्रायद्वीपीय भारत है। अगर मैं आपको इसका भूगर्भिक संरचना दिखाऊं तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं खैर इस बारे में, बट एक ब्रीफ आप लोग फिर भी ले लीजिए दैट हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक, भूगर्भिक रूप से, यानी कि अगर हम
आंतरिक संरचना के आधार पर देखें तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें जरा आप नोटिस करिएगा तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर जैसा मैंने बताया कि अरावली का विस्तार है। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, यहां मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर जो है वो अरावली का विस्तार है। ओके, और ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हो, याद रखना कि ये हिस्सा टूटा है, ये ब्रेक हुआ है, इसका विभाजन हुआ है। कैसे? तो जरा देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं यहां पर बीच वाला पोर्शन गायब हो चुका है इस तरीके से। अब प्रश्न ये आता है कि ये गायब कैसे हुआ भाई, ये टूट कैसे गया, ये ब्रेक कैसे हो गया? तो देखो जरा मैं इसे कंप्लीट कर दूं पहले। देखो एक्चुअल बात यह है कि ये जो हिस्सा जो ब्रेक हुआ है ये टकराने के कारण, कोलिजन के कारण ब्रेक हुआ है। जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत इस तरीके से आगे जाकर, यहां पर यूरेशियन प्लेट थी, खैर मैं डायग्राम पूरा नहीं बनाने वाला था बट चलिए हम बना रहे हैं तो इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। फाइन, ये जो है कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी। ठीक, यहां पर हमारी जो है वो यूरेशियन प्लेट इस तरीके से उपस्थित थी। अब जरा देखिएगा कि जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया तो ये जो अरावली वाला हिस्सा है बच्चों, ये तो सीधा गया, सीधा जाने के बाद ये टकराया और यहां पर हिमालय का बढ़िया निर्माण हो गया, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहां पर हिमालय का इस तरीके से निर्माण हो गया। लेकिन डियर इस प्रोसेस के दौरान हमारे प्रायद्वीपीय भारत की एक भुजा जो है वो टूट गई है। देखो क्यों मैं कहता हूं कि कंसेप्चुअली पढ़ना जरूरी है। आज तक यूपीएससी ने अभी तक तो खैर नहीं पूछा, पर आगे जरूर पूछेगा कि भाई देखिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत आगे गया, आगे जाकर टकराया, टकराने के बाद यहां पर जो है वो निर्माण हो गया किसका? मैदानी भाग का। इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में जो है वो मैदानी भाग का इस तरीके से निर्माण हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड, समझ में आता है, लॉजिक है। ठीक, यहां पर हमें जो है इस तरीके से लॉजिक दिखाई पड़ता है। ठीक, लेकिन ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है, इस प्रायद्वीपीय भारत का एक पोर्शन आगे जाकर जब टकराया तो टकराने के बाद इसका बड़ा हिस्सा जो है यहां से टूट गया है। अर्थात हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जो उत्तर पूर्व की भुजा है, सभी लोग इसको नोट डाउन भी करेंगे, हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तर पूर्व की भुजा है, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो भुजा थी ये दो पार्ट में डिवाइड हुई है। इसका एक पार्ट बच्चों छोटा नागपुर का पठार है। फाइन, ये छोटा नागपुर का पठार है और इसकी जो दूसरी भुजा है ये है आगे की तरफ। देखिए ये वाला पार्ट जो आगे गया है, मैं जरा इसे इधर पे डिटेल में जरा बनाता हूं, रफ मैप है, कॉपी प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हमारा प्रायद्वीपीय मान लीजिए भारत है, दिस इज हमारा पेनिनसुलर इंडिया। तो इस तरीके से जरा देखिए, वहां पर स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसे यहां प्लॉट कर लिया है। ओके, ये स्थान। अब देखिए होगा क्या कि हमारा जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन टूट गया है। मान लीजिए ये पोर्शन इस तरीके से है, ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, जरा मैं इसे क्लियर कर दूं। ठीक, अब ये पोर्शन जो ब्रेक हुआ है यहां पर है मेघालय का पठार। ठीक, ये है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ठीक, और ये जो पोर्शन है यहां पर जो पठार है, ठीक, ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, अब देखो ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो जनरली यही पढ़ते हैं कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला विस्तार जो है आगे की तरफ है और यहां पर जो है वो अवसाद भरा हुआ है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रखे हैं। और देखिए हम क्या पढ़ लेते हैं कि इस पूरे ही, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, और इस प्लेन का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो इस प्रकार से इस दिशा में आपको दिखाई देता है। ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है। ठीक, ये हिस्सा जो है वो मालदा गैप कहलाता है, मालदा गैप। कई बार इसे राजमहल, गारो गैप भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये जो गैप बना है, ये जो दर्रा बना है या ये जो रास्ता बना है, जनरली स्टूडेंट क्या कहता है
कि भाई देखिए हुआ यह होगा कि उत्तर का विशाल मैदान जब बन रहा होगा तो वहां पर माइटी रिवर्स का ओरिजिन हुआ, और ये जो माइटी रिवर्स थी, ये जो विशालकाय नदियां थी, ये बहते हुए पूर्व की दिशा में आई और फिर हमारे प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र के इस भाग को अपरदित कर दिया, और हमें जो है वो इस तरीके से एक बड़ा सा गैप दिखाई दिया। और बस बच्चे ने ये लिखा और एग्जामिनर ने जान लिया कि स्टूडेंट को जो है वो एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है अबाउट द सब्जेक्ट। याद रखो कि इस तरीके से आपको जो है वो ये पोर्शन दिखाई देता है, जहां पर, एक सेकंड इसे हमें हटा दूं, जहां पर इस एरिया में विस्तार है छोटा नागपुर के पठार का, यहां पर आपको दिखाई देता है छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक। यहां पर आपको दिखाई देता है मेघालय का पठार, ये मेघालयन प्लेट्यू है, ठीक। और ये जो बीच में हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो मैदानी भाग आपको दिख रहा है, ये है मालदा गैप। दिस इज कॉल्ड एज मालदा गैप, ठीक। ये मालदा गैप है और इसमें बांग्लादेश बसा है, लेकिन ये मैदानी भाग इसलिए नहीं है कि भाई इस पूरे ही क्षेत्र की ढाल इधर थी, तो यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यहां पर आता है गंगा रिवर एंड यहां आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। सो याद रखिए कि गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी यहां बहती हुई आई और आने के बाद यहां डेल्टा बना दिया, इसीलिए यह गैप बना है। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेक श्योर कि जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर है, और ये जो मेघालय का पठार है, इन दोनों के बीच में यह गैप गंगा ब्रह्मपुत्र ने नहीं बनाया है, यह गैप एक्चुअल में प्रायद्वीपीय भारत के आगे जाकर टकराने के कारण बना है। और जब ये टकराने के कारण बन गया, निर्मित हो गया, तब जाकर नदियां यहां पर आकर अपना जल विसर्जित कर रही हैं, ठीक। यानी कि ढाल बनी तब नदियां आई, ना कि नदियां आई और ढाल बनाई, ठीक। देखो ये बारीक चीजें होती हैं बच्चों, ये कहलाता है माइन्यूट थिंग्स, और यूपीएससी इज जस्ट अ सिली गेम ऑफ स्मॉल कंसेप्चुअल थिंग्स। ये एक बिल्कुल छोटा सा गेम है जहां पर ना अगर आपको एक्चुअल लॉजिक पता है देन आपका आंसर आपको बन जाएगा। क्यों मैं कहता हूं कि थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ो, दिस इज द रीजन, ठीक। तो एक बात याद रखना कि छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार एक ही भाग है, छोटा नागपुर का ही विस्तार मेघालय का पठार है, बस बीच वाला हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। और यह अलग क्यों हुआ है उसका कारण याद रखना, यह अलग बहिर्जात बल एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण नहीं हुआ है, यह एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखो, जरा मैं इधर नाम लिख दूं, ये वाला हिस्सा जो है ये मेघालय का पठार है, ठीक, मेघालय पठार। और ये जो गैप बन रहा है, ये वाला गैप जो यहां पर निर्मित आपको दिखाई देगा, अभी मैंने इसको जूम कर दिखा दिया था, अब मानकर चल रहा हूं कि आपको उस गैप के बारे में पता है। ये जो गैप है ये कहलाता है मालदा गैप, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं नाम, विच इज कॉल्ड एज मालदा गैप। जल्दी से इस नाम को एक बार रिपीट कर लो, ठीक। सेकेंड नंबर पे आता है विच इज इसका अनदर नेम विच इज गारो या राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, ठीक। तो आप या तो राजमहल गारो गैप कह लो या तो आप सीधा सीधा मालदा गैप कह लो। अब यहां पर दो शब्द सुनिए सभी लोग ध्यान से। पहली चीज, जो छोटा नागपुर का पठार है यह प्रायद्वीपीय भारत का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन, ठीक। ये उत्तर पूर्वी प्रोजेक्शन का मतलब होता है उभार, निकला हुआ भाग, और यह कहलाता है नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक। यह कहलाता है नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है और यह हमारे प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी उभार है, ये याद रखिएगा। अब इसका डिफरेंस क्या होता है तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। देखिए जैसे मेरा ये फेस है, तो मेरे फेस पर ये जो मेरी नोज है ये जो है ये प्रोजेक्शन है, ये निकला हुआ भाग है, और अगर मैं इसे खींचकर बहुत लंबा कर दूं तो फिर ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार।
तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत को देखोगे तो ये भाग जो है थोड़ा सा निकला हुआ दिखता है, तो हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। और ये आगे तक जो गया है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। देखो ये दोनों शब्द मैं जानता हूं ये अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन मेरा कहना है ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जो है वो चल जाती है। ठीक, मेरा स्वयं का मानना यही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि भाई जो है अंग्रेजी ज़्यादा सुपीरियर है, इंग्लिश ज़्यादा बेहतर है, आप उसी में इस शब्द को याद कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं यार। मैं स्पष्ट कह दूं, हमेशा मैंने हर बार रिपीट करा है और मैंने दोनों माध्यम को पढ़ाया। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो शायद मेरा कोई द्वेष हो अंग्रेजी से या इंग्लिश से, बट मैं स्पष्ट इस बात को कह सकता हूँ। और इसे याद रखिएगा हमेशा दैट एक 26 अक्षर की लैंग्वेज जो है वो कभी भी एक 52 अक्षर की लैंग्वेज को डिफीट नहीं कर सकती। मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि मानव भूगोल जब आप पढ़ते हो तो उसमें चर्चा आती है दैट जो आज के समय आपको धार्मिक समूह दिख रहे हैं या नस्ल के आधार पर समूह दिखाई दे रहे हैं, कहीं नॉर्डिक लोग रह रहे हैं कोल्ड स्किन के, या फिर ब्राइट वाइट कोल्ड बर्न स्किन के लोग दिख रहे हैं, या फिर कहीं आपको ब्लैक स्किन टोन के लोग दिख रहे हैं, कहीं ब्राउन दिख रहे हैं। ये सभी एंड ऑफ द डे हैं उन्हीं 10,000 वानरों की संतानें जो टोबा वोल्केनिक इरप्शन के समय जो है वो बच पाए थे। मतलब मैंने बार बार रिपीट करा, आप लोग याद करिए, मैंने बताया ये बहुत डिटेल में कि एक टोबा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था आज से लगभग 55 से 75,000 वर्ष पहले, और उस वोल्केनिक इरप्शन में सारे वानर खत्म हो गए थे। टोबा झील आज के समय इंडोनेशिया में है, और इस झील इस स्थान पर जब ज्वालामुखी था उसमें विस्फोट के बाद जो हिमयुग आया था उससे बचने के लिए सारे वानर भागे थे, और हम में से वो वानर मतलब जो उस समय जीवित थे उनमें से वो वानर जो सबसे ज्यादा फिट थे वो अफ्रीका के रिफ्ट वैली पहुंच पाए थे, और जो पहुंचे 10,000 बंदर थे, उन्हीं से आज के समय 800 करोड़ मानव हैं। इसका मतलब है कि हम सभी का डीएनए लगभग एक जैसा है 99.9%। और फिर धीरे धीरे करके ये जो है अलग अलग कृषि प्रदेशों में या अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में गए, और जैसा जैसा प्रदेश वैसा उस मानव के अंदर परिवर्तन। वोकल कॉर्ड्स ज्यादा ओपन होती हैं जब आप किसी गर्म क्षेत्र में रहते हो, ज्यादा अक्षरों वाली भाषा बोलते हो, ज्यादा स्वर और व्यंजन वाली भाषा बोलते हो, वो ज्यादा विकसित भाषा है। ठंडे प्रदेश में जैसे जैसे आते हो आपके वोकल कॉर्ड्स या टंग की ट्विस्टिंग जो है वो कम होती जाती है, इसी कारण आपकी जो भाषाएं होती हैं ठंडे प्रदेशों की उनमें सामान्यतः अक्षरों की संख्या थोड़ी कम होती है। सो हमेशा याद रखो कि हिंदी इज मोर साइंटिफिक लैंग्वेज या संस्कृत इज मोर साइंटिफिक लैंग्वेज एज कंपेयर टू इंग्लिश। बट मेरा कहना यह है कि कुछ शब्द तो आप याद कर ही सकते हो। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं किसी लैंग्वेज के सुपीरियर या इंफीरियर होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उपयोगिता। अगर कोई शब्द आप इंग्लिश में समझकर आप उसे सही उत्तर लिख सकते हो तो आप क्यों ना उसे लिख लो यार, ठीक है। मतलब इतना कोई टफ नहीं है। इस बहस में मत पड़ना कि कौन सी लैंग्वेज श्रेष्ठ है। बहस का उत्तर मैं देता हूँ, हिंदी श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह है कि हमें कुछ चीज़ें अगर समझनी है तो हम समझ सकते हैं आसानी से, तो एक लैंग्वेज में पढ़ लीजिए उसे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है, और जो छोटा नागपुर का पठार है ये नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। इसे थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं, हमेशा याद रखना कि जो मालदा गैप है या राजमहल गारो गैप है ये विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित है। मतलब इसका निर्माण जो है वो टेक्टोनिक के कारण हुआ है, ठीक है, ठीक। मतलब ये बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण नहीं बना है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बना है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब जरा आइए कुछ अदर बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया दैट ये प्रोजेक्शन है और ये इसका जो है वो पार्ट है। इसी तरीके से जरा यहां देखो, सभी लोग आइए इस तरफ देखिए। यहां आपको बच्चों दिखाई देता है ये वाला हिस्सा विच इज छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये छोटा नागपुर का पठार है। अब सभी लोग ये डायग्राम प्लॉट करेंगे, ओके, ताकि आपको डायग्रामेटिकली वो चीजें पता हो, पिक्टोरियल मैनर में वो बात पता हो, ज्यादा नक्शे का उपयोग ना करना पड़े आपको, आसानी से आप जो है उत्तर वगैरह लिख पाओ। देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार। इसके दूसरी तरफ यहां पर मेरे पास अभी स्पेस नहीं है इसलिए इसे रहने दें हम। ये जो है ये छोटा नागपुर के पीछे दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य प्लेट्यू है, तो इसे अभी छोड़ दें। ये छोटा नागपुर का पठार है। अब इसके बाद यहां आ जाइए, ये जो पोर्शन आपको दिखता है यहां पर, ठीक, ये है बच्चों मेघालय का पठार। अब जरा ना देखते जाना चीजों को, मैं क्या कह रहा हूं, ओके। मैं कुछ बातें स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूं, आप उसे जरा ध्यान से देखिएगा। यह हिस्सा आपको दिख रहा है,
ये है मेघालय का पठार, ये है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, अब आ जाइए एक एक करके कुछ चीजें देखो। सबसे पहली बात तो कुछ बेसिक सी चीजें, जैसे छोटे नागपुर के पठार को बच्चों हम कहते हैं रूर प्रदेश। ये रूर का अर्थ क्या होता है? रूर का अर्थ होता है वो क्षेत्र। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है भारत का रूर भूमि। इसे रूर भूमि क्यों कहते हैं? तो इसका स्पष्ट कारण एक लाइन में अगर मैं कहूं तो रूर बेसिकली जर्मनी में बहने वाली एक रिवर थी। ये देखिए जरा ध्यान से, ये है अगर मैं कहूं तो दिस वन इज ग्रीस, दिस साइड इज इटली, यहां से आएंगे तो ये है पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला एरिया। ठीक, देखो इसमें ना यहां पर आपको दिखाई देता है ये जर्मनी का पोर्शन। ठीक, यहां पुर्तगाल है, यहां पर स्पेन है, यहां फ्रांस है। ठीक, ये जर्मनी है, यहां नीदरलैंड है, इस तरफ पे हॉलैंड वाला, नीदरलैंड और हॉलैंड एक ही है, फाइन। बेल्जियम है, यहां ऊपर डेनमार्क है, यहां पर पोलैंड है, यहां पर यूक्रेन है। ठीक, ऐसे याद कर लो, क्रम से आपको याद रहा आएगा। ठीक, ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, हॉलैंड, बेल्जियम और ये इधर पे डेनमार्क। ठीक, यहां पर नॉर्वे है, इस स्थान पर स्वीडन है, यहां पर फिनलैंड है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। देखो एक बार में याद करते जाया करो, ठीक है, नक्शा याद होना चाहिए। अब मैंने जो रफली प्लॉट कर दिया ना, जल्दी से इसे याद कर लो, बहुत कठिन थोड़ी है। यहां से चलते आओगे नॉर्वे, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, इसके नीचे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये बाल्टिक नेशंस हैं, और छोटा सा एनक्लेव है रशिया का। यहां पर बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर में रशिया सीमा बनाता है। ये सब कुछ लिख लेना फटाफट, ठीक है। मतलब मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा देर रुक कर बताऊं, पर आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। देखो अब यहां आ जाइए, तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रूर रिवर। ठीक, ये जो रूर रिवर है ये जर्मनी में बहने वाली नदी है, रूर कहा जाता है इसे। ये जर्मनी की मुख्य नदी है। और पता है आपको, जब ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक, मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति निकली, और कहा यह गया था कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का जो मेजर कोयला है, यानी कि वो ईंधन जिसने यूरोप के अंदर जो औद्योगिक क्रांति थी उसे स्ट्रेंथ दी थी, वो ईंधन आया था जर्मनी से। कोयला बड़े स्तर पर जर्मनी से निकाला गया था, और इसीलिए आज भी विश्व में यदि किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में कोयला या फिर लौह अयस्क मिलता है तो हम उसे रूर प्रदेश कहते हैं। तो याद रखना कि सबसे पहली बात तो यही है दैट हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, यह प्लेट्यू के लिए याद रखो कि इसे कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। ठीक, क्यों कहते हैं तो सुनिएगा। एक तो पहली चीज मैंने आपको बता ही दिया, यह हमारा रूर प्रदेश कहलाता है। दूसरी बात याद रखो कि यह जो प्रदेश है, यहां आपको लोहा, कोयला से लेकर वो सारे खनिज जो आप सोच सकते हो वो सब मिलता है, अप टू यूरेनियम। मेरी एक शब्द याद रखना, जो भी खनिज आप सोच सकते हो, यूरेनियम मिलता है जादूगुणा में, जादूगुणा जो एरिया है वहां मिलता है। ठीक, मेरा एक शब्द याद रखना, सिर्फ दो खनिज इसके अपवाद हैं। यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा नहीं मिलता और बहुत ज्यादा मात्रा में टिन नहीं मिलता। तांबा और टिन मिलता तो है, बट इसके लिए भारत में दूसरे क्षेत्र फेमस है। तो तांबा और टिन को छोड़कर सारे खनिज आपको छोटा नागपुर के पठार में मिलेंगे, इसे याद कर लो। दूसरी बात याद कर लो कि जो तांबा है यह मिलता है मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में मलाजखंड की खान में, और जो टिन है यह दंडकारण्य पठार में, बस्तर नामक जिला है, बस्तर नामक पठार है, वहां मिलता है। तो हमारा अधिकांश तांबा आ जाता है कहां से? मलाजखंड की खान मध्य प्रदेश से। हमारा अधिकांश टिन आ जाता है बस्तर से। बाकी सारे जो बचते हैं, ठीक, इसमें सोना चांदी भी छोड़ दीजिए। सोना जो है वो कर्नाटका में कोलार और हत्ती की खान से, और जो चांदी वाला एरिया है ये राजस्थान वाले क्षेत्र से। ये चार को छोड़ दो तो बाकी सारे जो मुख्य खनिज है हमें छोटा नागपुर के पठार में ही सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या छोड़ने कहा मैंने कहा तांबा मलाजखंड की खान मध्य प्रदेश, दूसरा इज टिन बस्तर छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का पठार, तीसरा सोना कर्नाटका कोलार और हत्ती की खान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में आती है, और फिर सोना ये हो गया, चांदी जो है वो राजस्थान। तो ये चार, सोना चांदी तांबा टिन,
इनको छोड़कर बाकी सब कुछ का मेजर प्रोडक्शन जो है वो छोटा नागपुर के पठार में ही होता है। इसे ठीक से याद रखना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात सुनो, ये जो रूर प्रदेश है या ये जो छोटा नागपुर का एरिया है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यह मैं पहले बता चुका हूं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। एक जिला है इसका सिंह भूमि, इसे सिंह भूमि भी कहते हैं। यहां पर विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें वैज्ञानिकों को स्ट्रेटेजिक यूनियन ऑफ ज्योग्राफिकल रिसर्च के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी पर खोजी गई सबसे पुरानी चट्टान छोटा नागपुर के पठार में है। 2013 में ये जो है पब्लिश भी हुआ था। ठीक है, एक ये बात याद रखो। एक और बात, इसका विस्तार कहां है। अब थोड़ी थोड़ी जो है बेसिक सी इंफॉर्मेशन। इसका मेनली विस्तार आपको जो है वो झारखंड में दिखेगा। ठीक है, ये झारखंड में दिखता है। थोड़ा बहुत विस्तार इसका जो है वो उड़ीसा वाले एरिया में और थोड़ा सा बिहार वाले एरिया में। मेनली ये झारखंड में आता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसकी प्रमुख पहाड़ी ये है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, इसके बीच से आती है राजमहल की पहाड़ियां। अब यहां मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना, आज नहीं तो कल। देखो, जो चीज सब पढ़ा रहे हैं, जो चीज सब लोग जान रहे हैं, यूपीएससी उससे प्रश्न नहीं पूछेगा, मानकर चलो। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनो, याद रखो कि राजमहल की पहाड़ियों में, सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक, तो राजमहल की पहाड़ियों में बच्चों आपको जो है इसके ऊपरी भाग में, यहां देखिए, इसके ऊपरी भाग में ना लावा कैप दिखाई देगा। लावा कैप जानते हो, लावा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें यहां पर उपस्थित हैं। ठीक, अब सभी लोग इस बात को, एक तो ज्यादातर लोग इस गहराई तक जाते ही नहीं है। ठीक, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, दिस इज कॉल्ड एज राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, राजमहल हिल्स। ज्यादातर लोग जो है वो इन्हें यहां पर है इतना बोलकर छोड़ देते हैं। चलिए, कुछ और पढ़ लिया तो ये कह दिया कि इनमें लावा कैप है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज लावा कैप, LAVACAP, लावा कैप, यानी कि मैग्मा का इनके ऊपर टोपी जैसी बनी हुई है। चलिए, ये पढ़ लिया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लावा कैप कैसे आया। तो ज्यादातर बच्चे पता है क्या आंसर करने वाले हैं। ये लावा कैप बेसिकली जब क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत एक मैग्मा के सागर से गुजरा था, उस समय बना होगा यह माना जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर के एग्जैक्टली पीछे तक, मतलब छोटा नागपुर के पहले तक पूरा मैग्मा का ही पठार वाला एरिया है। ठीक, तो ये याद रखो कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इनके ऊपर मैग्मा का जो कैप आप देख रहे हो, ये जो हमारा दक्कन का पठार है उससे पुराना है। हम ध्यान से सुनिए, हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि कब इतनी बड़ी मैग्मा की गतिविधि हुई थी या कहां इतनी बड़ी मैग्मा की गतिविधि हुई कि राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर तक मैग्मा आ गया। और यह भी याद रखना कि यह जो मैग्मा का कैप है ना, अगर मैग्मा यहां तक चढ़ा था तो इसका मतलब है कि हमारे पूरे जो पूर्वी घाट का एरिया है वहां तक जो दक्कन का पठार है वैसे पठार बनने चाहिए थे। जबकि मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था कि यह जो हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक, जरा मैं इसे अभी हमारा जो राजनीतिक सीमा है वहां पर बताऊं तो देखिए, हम अभी तक जो दक्कन का पठार देखते हैं या मैग्मा का पठार देखते हैं वो यहां केवल देखते हैं। ठीक है, ये आपको जो है मारवाड़ का पठार दिखेगा, ये मेघा जो हमारा मालवा का पठार है ये दिखेगा, यहां आपको दक्कन का पठार दिखेगा और यहां पर कर्नाटका का पठार दिखेगा। यानी कि देखिए जरा ध्यान से, ये सारे ही पठार आपको जो है वो कहां दिखाई पड़ते हैं, ये सारे ही पठार आपको हमारे पश्चिमी भाग में ही दिखाई पड़ते हैं। सभी देखिए कहीं ना कहीं सटे हुए हैं पश्चिमी भाग से, ये पूर्वी भाग में दिखाई नहीं देते, पर पूर्वी भाग में पठार है। जरा ध्यान से सुनना, पूर्वी भाग में पठार है जिस पर कुछ पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों की चोटियों पर यह मैग्मा का कैप है। बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बात है, यह रिमार्केबल बात है। अगर इन पहाड़ियों के ऊपर तक मैग्मा आया था क्रिटेशियस काल में, इसका मतलब 100% बात है कि इस पूरे जगह पर ये पठार होने चाहिए थे। पर क्या ये पठार हैं? से यस और नो, जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहां पठार हैं? नहीं है। क्या दर्शाता है ये दर्शाता है कि डियर, ये जो मैग्मा की फ्लोरिंग या ये जो मैग्मा का कैप आप यहां पर देख पा रहे हो, ये मैग्मा का कैप क्रिटेशियस काल में नहीं बना है, ये उसके पहले बना है।
ठीक, तो ये याद रखना कि राजमहल की पहाड़ियां यहां पर उपस्थित हैं और इस राजमहल की पहाड़ियों में आपको लावा कैप या मैग्मा का कैप दिखाई देता है। ठीक, लावा कैप आपको मिलेगा। ठीक, और ये कैप पुराना है दक्कन के पठार से। ठीक, मैं पहाड़ियां यहां लोकेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर रिवर लोकेट करनी है। ठीक, अब देखो यहां से एक नदी गुजरती है। अब बच्चों आई नीड आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां हो, ध्यान से देखिएगा। यहां से एक नदी गुजरती है। ठीक, और ये जो नदी है, ये नदी आगे जाती है और आगे जाकर ये एक दूसरी नदी से मिलती है जिसका नाम है हुगली नदी। ठीक, ये कौन सी रिवर है? ये नदी है हुगली नदी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं हुगली रिवर। तो एक नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी को कहते हैं दामोदर रिवर। ठीक है, सभी लोग जरा ध्यान से देखो, रिवर का नाम याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर। और ये जो दामोदर रिवर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है हजारीबाग का पठार। सभी लोग ध्यान से सुनना, मतलब छोटा नागपुर के पठार के ऊपरी भाग को हम कहते हैं कि यह है हजारीबाग का पठार। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यह कहलाता है रांची का पठार। मतलब छोटा नागपुर के पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है दामोदर रिवर। ठीक, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है रांची का पठार। ठीक, और यह है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, बीच में दामोदर रिवर हो गई। अब याद रखो कि रांची के पठार से एक नदी गुजरती है, जो नदी सीधे जाकर अपना जल विसर्जित कर रही है बंगाल की खाड़ी में, इसकी तरह नहीं है। ठीक, यह रिवर कहलाती है स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक, देखो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, आई नीड कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, यह कहलाती है स्वर्ण रेखा रिवर। ठीक है, यह है रेखा रिवर। ठीक, तो स्वर्ण रेखा रिवर रांची के पठार से गुजरती है और रांची के पठार के लिए एक बात और याद रखना, इसके ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, तो रांची के पठार से कर्क रेखा भी गुजरी, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा रिवर भी गुजरी। और हजारीबाग के पठार से यह याद रखना कि यहां से दो नदियां गुजरती हैं, एक का नाम है उत्तरी कोयल और दूसरे का नाम है दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो यहां पर जो है वो कोयल रिवर है, कोयल रिवर है। अब बच्चों जरा चलिए मैं पूरा बता देता हूं, एक छोटी सी रिवर के बारे में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, देखते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से मुझे बताएंगे। बताइए कि जो कोयल रिवर है, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, या फिर सीधे क्या ये सागर में जाती हैं या किसी की सहायक नदियां हैं? जरा कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा और आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेरी बात याद रखना, मैं आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा में हूं। तो सभी लोग ध्यान से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हजारीबाग में बहने वाली जो कोयल रिवर है, उत्तरी और दक्षिणी कोयल, ये किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर रांची से गुजरती है और रांची छोटा नागपुर के पठार का दक्षिणी भाग है। स्वर्ण रेखा रिवर के लिए एक स्टेटमेंट मैं हमेशा रिपीट करता हूं और तीन नदियों को तो याद कर लो आप। ठीक, कौन कौन सी तीन नदियां? तो देखो, एक है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा। ठीक, एक रिवर है सोना, एक रिवर है यूकॉन। यूकॉन आती है अलास्का में। ठीक, अलास्का यूएसए वाला एरिया। ठीक, इन तीनों ही रिवर्स के पानी में आपको जो है वो गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं। ठीक, सोने के कण मिलते हैं। यहां ध्यान से सुना, बिल्कुल सत्य है ये, सत्य मतलब 100% राइट है ये, कि स्वर्ण रेखा नदी हो, सोना नदी हो या यूकॉन नदी हो, इन सभी के जल में जो है स्वर्ण या स्वर्ण के या गोल्ड के पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। भाई फिर एक काम करते हैं, हम चलते हैं। ठीक है, विवाह होने वाला है घर में, 2-2 बकेट पानी ले आएंगे, एक सोने का हार और एक मंगलसूत्र हो जाएगा।
ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो बच्चे इसमें दिक्कत है। यह सच है कि इसके पानी में गोल्ड पार्टिकल हैं, पर यह भी सत्य है कि इसके पानी में जो गोल्ड पार्टिकल हैं उसको निकालने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ द गोल्ड विच यू विल गेट फ्रॉम दैट वाटर। मतलब उस पानी से, अगर मान लीजिए आप उस पानी को लेकर जाएं और एक वैज्ञानिक को दें कि भाई एक काम करो यार, इसमें से जो है गोल्ड के पार्टिकल निकाल कर मुझे दीजिए, जब आप वो पानी उसे दोगे तो वो व्यक्ति आपसे कुछ धनराशि लेगा। वो आपसे कहेगा ठीक है भाई 10,000 रुपए लगेंगे, इसमें से गोल्ड निकाल कर देता हूं। जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसमें से, जब वो गोल्ड निकालेगा तो गोल्ड निकलेगा 5,000 का और निकालने की कॉस्ट है 10,000 रुपए। तो एक बात बताइए, क्या आप उस व्यक्ति से वो पानी या वो गोल्ड लेने वाले हैं? नो। कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये जो है ये लाभदायक नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो है पर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों ही काम करेगा। बट याद रखो, जिस भी दिन हमने वो टेक्निक ढूंढ ली उस दिन ये नदी सूख जाएगी, क्योंकि सारे लोग जो है इतना पानी उसमें से निकाल चुके होंगे। चलिए, तो ये याद रखो कि स्वर्ण रेखा रिवर जो है वो यहां से गुजरती है, रांची के पठार से होकर जाती है, गोल्ड पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। हजारीबाग में कोयना रिवर है, कोयल रिवर है, माफ कीजिएगा कोयना नहीं है, कोयल रिवर है, हजारीबाग के एरिया से जाती है। दामोदर रिवर, इसके लिए भी एक स्टेटमेंट याद रखो दैट इस रिवर को जो है, मैं चलिए इसे दूसरे स्थान पर लिखता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इस रिवर को, किसको? दामोदर रिवर को, दामोदर जो रिवर है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना, दामोदर रिवर को कहा जाता है कि यह नदी एक जैविक मरुस्थल है, जैविक मरुस्थल है। इसे बायोडेजर्ट भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट। आप जल्दी से मुझे बताइए कि किसी भी नदी को बायोडेजर्ट या जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? आई एम डैम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो है ये उत्तर दे पा रहे होंगे कि वास्तविकता में ये नदी भारत के सबसे समृद्ध जो मिनरल बेल्ट है, खनिज संसाधन की बेल्ट है, उससे होकर गुजरती है। यही कारण है कि इसके आसपास उद्योग लगे हैं, उद्योग अपना कचरा इसमें डालते हैं, अपना वेस्ट डालने के कारण ये नदी बायोलॉजिकल डेजर्ट में चेंज हो चुकी है। लेकिन बच्चों, कहानी इतनी आसान नहीं है। यहां मैं 2-3 डायमेंशंस के बारे में आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, छोटा नागपुर का पठार, इसके लिए यहां बहने वाली ज्यादातर नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, कारण यहां पर लगे उद्योग। बस सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको मेंस का एक प्रश्न दूं और उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, कमेंट सेक्शन, एक काम करो, कमेंट सेक्शन पे इसका 10 लाइन का उत्तर लिखो, 10 मेजर की पॉइंट्स जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं उसके बारे में। सभी का उत्तर देखकर आऊंगा, सभी का उत्तर रीड करके आऊंगा। चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर अपना आंसर लिखकर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जो है वो अपना आंसर लिखिएगा और भेज दीजिएगा, पर ट्राई करना कि यहां कमेंट सेक्शन पे जरूर उसे लिखें, ताकि मैं उसका आंसर पढ़ूं और बाकी के लोग भी उसे जाने थोड़ा। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। कितने रिमार्केबल बात है कि एक समय पे मैंने आपको बताया था कि भाई भारत में जो एक पर्सन थे रेडजिल, जिन्होंने कहा था कि कोई देश अगर दूसरे देश पर अटैक करता है, अटैक करके उसकी भूमि कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उन संसाधनों का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मानव ने उद्विकास के क्रम में अपने कई पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया था, तो क्या मानव ने कोई पाप करा है? नो। हमारे जैसे कई वानर थे, जो हिमयुग आ रहा था तो सभी भाग रहे थे। अगर उत्तरजीविता कोई पाप है तो फिर आप ये कहिए कि एक देश दूसरे देश पर अगर अटैक करता है तो एक पाप है। ठीक, यह कहा गया था रेडजिल के द्वारा। यह क्रूर बात है, एक जस्टिफिकेशन है उस हिंसा का जो आप करने वाले हो, अटैक करके दूसरे देश में। लेकिन यह सब कुछ हो किस लिए रहा था? यह सब कुछ हो रहा था बच्चों संसाधन प्राप्त करने के लिए, रिसोर्सेस प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ईच एंड एवरीवन नोज कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके घर के सामने से, अब यहां ध्यान से सुनना, मैं मेंस की अप्रोच आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके घर के सामने जो है एक सड़क का निर्माण करता हूं और वो सड़क जो है आपके घर से निकलेगी और सीधा कतर, कुवैत, येमेन यहां उतरेगी। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कतर, कुवैत में आपके गली मोहल्ले में मिलने वाले जो फ्रूट्स हैं, शायद केला, अंगूर, संतरा, इनका दाम जो है 10,000 रुपए किलो है। अब आपके घर के सामने सड़क बनी और सीधा उतरी कतर में,
तो आप सभी अभी बंद करेंगे यूपीएससी की तैयारी और सबसे पहले वो केला, अंगूर, संतरा जो है वो बाय करेंगे एंड उस सड़क का यूज करते हुए सीधा कतर, कुवैत, येमेन जाएंगे और वहां जाकर उसे बेचेंगे। विदेशी मुद्रा लाएंगे और वो विदेशी मुद्रा आप भारत सरकार को देंगे, क्योंकि भारत में गांधी जी चलते हैं। तो विदेशी मुद्रा आप यमन, कतर, कुवैत से कमाएंगे, भारत आएंगे, वो विदेशी मुद्रा भारत सरकार को देंगे, भारतीय मुद्रा लेंगे, घर वापस आएंगे और एक दिन में जो आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, ऐसा 30 दिन करने के बाद 30 लाख रुपए लेकर सबसे पहले कार के शोरूम जाएंगे, वहां से कार खरीदेंगे और उस सड़क का उपयोग आप जैसे हजारों लोगों ने करा था, हजारों लोग कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, हर वो वस्तु जो उपभोग की जा सकती है। आप एक दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप वो सब चीजें उपभोग करेंगे और उन सभी की मांग बढ़ेगी। और जब इन सभी की मांग बढ़ेगी तो डियर, ये सड़क हर जगह नहीं है, पर आप जो संसाधन उपयोग कर रहे हो उन सभी संसाधनों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश होंगी और ये कंपनीज मुनाफे में रहेंगी, बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट करेंगी, लाखों लोगों को रोजगार देंगी, उन सभी को सैलरी जाएगी और वो सभी लोग किसी ना किसी मार्केट में जाकर कोई ना कोई उत्पाद खरीदेंगे और दूसरे उद्योग का जन्म होगा। और इस तरीके से विकास की अविरल धारा एक देश में बहने लगती है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेवलपमेंट इन एनी नेशन अकर्स जब आप उस क्षेत्र में सिर्फ एक सड़क बना देते हो। दिस इज द पावर ऑफ अ सड़क। यह एक सड़क की क्षमता है। यह सड़क छोड़िए ना, सही शब्द है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है स्ट्रेंथ है। और अब बताइए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह अगर कोई देश बनाना चाहता है तो क्या वो अपने देश में जो छाप रहा करेंसी है, उस करेंसी से वो सड़क बना सकता है? उसे अपने देश के अंदर वो संसाधन चाहिए हैं। आपके देश के अंदर चूना पत्थर होना चाहिए, लाइमस्टोन होना चाहिए जिससे सीमेंट बन सके, आपके देश में लोहा होना चाहिए जिससे आप वो जो ब्रिज बना है वो बना सको, आपके देश में वो कोयला होना चाहिए जिस कोयले से आप कच्चे लोहे को पिघलाकर स्टील में बदल सको और उसी लोहे को जलाकर आप उस सड़क में बिजली की सप्लाई कर सको, मशीनें चला सको और ये सब कुछ कर सको। सो द रियलिटी इज, किसी भी देश के विकास के लिए उसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में चाहिए होते हैं और इसीलिए रेडजल ने कहा था कि जाइए, अटैक कीजिए, राज्य को एक जीवित, ये जो रेडजल का नाम बता रहा हूं, ये जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है, राजनीतिक भूगोल में आता है ये, और राजनीतिक मानव भूगोल का एक हिस्सा होता है। मानव भूगोल के जनक ये कहे जाते थे जिनका नाम था रेडजल। ठीक, रेडजल ने मानव भूगोल को, मानव भूगोल से फिर आगे जाकर राजनीतिक भूगोल को जन्म दिया। इसी राजनीतिक भूगोल को आप लोग जीएस में जियोपॉलिटिक्स कहते हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शनल पढ़ोगे तो फिर देखना क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, नेक्स्ट लेवल। मतलब ये मैचेबल नहीं है, आप इसे बीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल पर जाकर उस बात को पढ़ेगा, वो रेडजल की बात को पढ़ेगा, रेडजल की बात से हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी पढ़ेगा, जिसमें वो जानेगा कि दुनिया के कुछ भूभागों को अगर जीत लिया जाए तो पूरी दुनिया जीत ली जा सकती है। और अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो, इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर हो, या फिर आने वाले समय में जो दक्षिण अमेरिकी देश है, जहां पर देखिएगा ये क्या नाम है इसका, वेनेजुएला और इसके पास जो है गुयाना, इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है, अगला युद्ध की संभावना यहां है। ठीक, ये सब कुछ हो रहा है विश्व के कुछ 10% एरिया को जीतने के लिए, क्योंकि ये सारे देश एक रेस लड़ रहे हैं। हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी में समझाया गया था कि दुनिया का केवल 20% भाग भी अगर आप जीत लेते हो तो आप पूरी दुनिया विन कर चुके हो, ये मान लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20% भाग जीतकर आप दुनिया पर रूल कर सकते हो। एशियन पावर रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव क्या कर रहा है? यूएसए एशिया के हर विवाद के अंदर, हर एक एशिया के विवाद में यूएसए का एंगल क्यों है, थ्योरी बताती है। आप विवाद पढ़ते हो और ऑप्शन का जो स्टूडेंट है वो उसका मेन रीजन पढ़ता है थ्योरीज से। यह कहलाता है राजनीतिक भूगोल के सिद्धांत। फाइन, आज जहां वॉर हो रही है वहां क्यों हो रही है, और आगे कहां होगी तो क्यों होगी, क्या उसके बेसिक रीजंस हैं। एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। किसी भी प्रकार का संबंध जो है एक मतलब पर आधारित होता है, और इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये मतलब जियोपॉलिटिक्स है। और जियोपॉलिटिक्स जीएस में नहीं, ऑप्शनल में है। राजनीतिक भूगोल ऑप्शनल में आता है। पढ़ेंगे जो बच्चे पार्ट होंगे वो तो जरूर डेफिनेटली आगे जाकर इसे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा वहां पर इसे पढ़ने में। फाइन, चलिए वापस आइए। मैं बता किस परिप्रेक्ष्य में रहा हूं, मैं बता इस परिप्रेक्ष्य में रहा हूं कि देखिए ये स्थान जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है संसाधनों से। पर एक दिक्कत है बच्चों, क्या आयरनी है, क्या कोइंसिडेंस है कि वो भूभाग जो संसाधनों से भरा हुआ है, आपको उस भूभाग में विकास नहीं दिखेगा। झारखंड
छत्तीसगढ़ या उड़ीसा का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है या जो संसाधन वाला एरिया है, ये सारे बड़े क्षेत्र वृहद स्तर पर भारत के विकास के लिए खनिजों का उत्पादन करते हैं। इन्हीं की जमीन को तोड़कर भारत सरकार जो है वो खनिज निकालती है और पूरे देश में सप्लाई करके विकास की अविरल धारा बहती है। द फ्लो ऑफ डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम दिस एरिया। बट क्या आयरनी, क्या इत्तेफाक है कि भारत के जो राज्य सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन करते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा खनिजों के भंडार हैं, वो सारे ही राज्य गरीब हैं। जिन राज्यों से निकला हुआ लोहा, जिन राज्यों से निकला हुआ कोयला निकलकर देश के विकास में योगदान दे रहा है, वो राज्य ही गरीब है। उस राज्य में ज्यादा संसाधन नहीं है, जबकि सारे संसाधन उसी के पास हैं, पर उसके पास विकास नहीं है। आई नीड कि आप एटलीस्ट 10 पॉइंट्स बनाएं। मैं 10 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब आप कहेंगे सर अभी क्यों नहीं समझा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय रुककर सोचो। टेलीग्राम चैनल पर आना, मैं वहां पर इसका उत्तर 5 लाइनों में आपको बता दूंगा। ठीक, कल के लेक्चर में आना, मैं कल के लेक्चर में डिटेल में इसका उत्तर आपको समझाऊंगा, क्योंकि आगे कर्नाटका के पठार में इसका यूज होना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है, ये हो या छत्तीसगढ़ का एरिया हो, यहां पर आपको संसाधनों की कमी दिखाई देती है। संसाधनों की पर्याप्त मात्रा दिखाई देती है, पर विकास की कमी आपको देखने को मिलती है, जिससे कुछ बेसिक से रीजंस हैं। और हिंट अगर मैं देना चाहूं तो भारत में कुछ उद्योग उनके कच्चे माल से दूर स्थापित करे जाते हैं। हिंट है, समझदार हो तो आंसर को बनाना आप इसके आसपास स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हुआ क्या, ये हुआ छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर के पठार में यहां से आप आगे जाओगे तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं, जैसा मैंने बताया, ये है मालदा गैप। ठीक, यहां मैं लिखता हूं, ये है मालदा गैप। मैं बता चुका हूं इसके बारे में, मालदा गैप। अब पहली बात तो सुनिए, इस मालदा गैप में मेनली बांग्लादेश का विस्तार है और यहीं पर जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक, तो यहां पर आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण दिखेगा। और इसी के बीच में देखिए, इसी के बीच में जो है यहां पर आती है एक रिवर कॉल्ड गंगा और यहां पर एक रिवर आती है, अ रिवर कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक, और फिर यहां से एक और रिवर आती है बाय द नेम ऑफ मेघना। मैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी, डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ज्यादा टेंशन ना लें कि ये रिवर कहां से आ गई, ये रिवर आएगी आगे सारी चर्चा में। ठीक, ये है गंगा रिवर, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक, ये दोनों मिलती है तो पद्मा कहलाती है, और ये है मेघना रिवर। ठीक, तो ये आपको जो है इस एरिया में दिखाई देती है। यहीं पर आपको फिर पूरा बांग्लादेश बसा हुआ दिखाई देगा, वो जो बांग्ला भूमि है ये आपको देखने को मिलती है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार, मेघालय या शिलोंग का पठार। अब देखिए, ये जो पोर्शन आप देखते हो, इस पोर्शन में सबसे पहली बात तो ये है दैट यहां आपको कुछ पहाड़ियां दिखेंगी, जो यहां राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है। दे आर एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ राजमहल की पहाड़ियां। देखिए, इसमें जरा क्रम से याद रखना बच्चों। ठीक, ये है गारो, दिस वन इज खासी एंड दिस साइड इज जैंतिया। ठीक है, मैं जरा नामकरण कर देता हूं, ध्यान से सुनना। गारो, खासी और जयंतिया, ये है। यहीं से हमारा, मैं पहले भी बता चुका हूं, देखिए इस तरीके से हमारा जो मॉनसून है वो भारत में प्रवेश करता है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और इस तरीके से हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वो प्रवेश करता है। तो देखो, जब ये ब्रांच यहां पहुंचती है, ठीक, ये ब्रांच जब यहां कहीं पहुंचती है तो यही जो गारो खासी जयंतियां हैं, इस तरीके से गारो है, फिर इस तरीके से खासी है और फिर इस तरीके से जयंतिया है।
इसके ब्रैकेट में ये फंस जाती हैं, ये पवने ऐसे आती हैं और इसके ब्रैकेट में जो है वो फंस जाती है। और जब ये फंस जाती है तो फिर ये दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का निर्माण करती है, विच इज कॉल्ड एज चेरापूंजी या मासिनराम, ठीक है, या मासिनराम, ठीक, या माओसिंद्रम भी कहा जाता है। तो याद रखना कि चेरापूंजी, मासिनराम या माओसिंद्रम ये हमारे राजमहल की पहाड़ियों के विस्तार गारो खासी जयंतिया के जस्ट नीचे बनता है। और इसका भी एक कारण याद रखो, इसका एक लोकेशन याद रखो कि ये एग्जैक्टली ना खासी हिल्स के पास आती है, ठीक। अब यहां कुछ कुछ चीजें, जैसे छोटा नागपुर का पठार संसाधनों से रिच है, वैसे ही यहां का पठार भी संसाधनों से रिच है, लेकिन ये उतना रिच नहीं है जितना ये वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब जितना ये वाला पोर्शन रिच है उतना ये वाला भाग रिच नहीं है। यहां पर भी कोयला मिलता था और यहां पर कोयले को निकालने के लिए रेट होल माइनिंग, रेट होल माइनिंग, इस टेक्निक का उपयोग होता था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, पर अभी से कुछ समय पहले काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये। क्यों? तो वो जो सुरंग कोलैप्स हुई थी जहां हमारे बहुत सारे जो है वो मजदूर फंस गए थे, उन्हें निकालने के लिए सरकार के द्वारा बहुत प्रयास करा गया। जब अंतिम कुछ 10-15 मीटर का रास्ता बचा था तो वहां पर जो है वो रेड होल माइनिंग करने वाले ही कुछ लोगों को बुलाया गया था जो मेघालय से ही बिलोंग करते थे, जो छेद कर रहे थे इतना, जैसा चूहा अपना बिल बनाता है वैसा, इतना बड़ा छेद जिससे इंसान निकलकर वहां जा सके और उन लोगों को निकाला जा सके। ये रेड होल माइनिंग कहलाता है। ये बैन है क्योंकि हमने अपने संविधान के अनुच्छेद शायद 39 या 40 में शायद जो है वो 42 में शायद ये पढ़ा है, या 42-43 देख लीजिएगा। नीति निर्देशक था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें है ह्यूमैनिक कंडीशन एट वर्क प्लेस, ठीक, काम करने की मानवीय जो स्थितियां हैं उनका वो क्षेत्र होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्वों से निकाला गया था कि भाई काम करने की ऐसी दशाएं नहीं होनी चाहिए जहां इंसान की तरह रह ही नहीं सकता। तो ये जो रेड होल माइनिंग है ये अमानवीय जैसा लगता है, इसीलिए जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था। लेकिन अभी भी इसका कुछ कुछ जगह उपयोग होता है, बट बहुत कम स्तर पर होता है, इलीगली होता है। बाकी ये यहीं से बिलोंग करती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोयला तो उपस्थित है, बट कोयले की बहुत पतली पतली परतें हैं। अब इतनी पतली परतों पे बड़ी हैवी मशीनरी लगाकर उत्पादन करना लॉजिकल नहीं होता, इस कारण से यहां रेड होल माइनिंग बैन है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला स्थान है। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों ध्यान से, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, पर यह याद रखिए कि यह क्षेत्र भी बना है किससे? यह क्षेत्र भी बना है कठोरतम चट्टानों से। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, द एरिया विच इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, एक ऐसा क्षेत्र जो कठोर चट्टानों से बना होता है, लिख कर दे लीजिए कि वो स्थान हमेशा सूखे से प्रभावित होगा ही, चाहे वो स्थान दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हो। कारण सिंपल सा है, हर जगह हर समय बारिश नहीं हो सकती। अब भाई मान लेते हैं कि यहां पर सदाबहार वनों का विस्तार है, यहां साल भर बारिश होती है, पर कोई जगह तो ऐसी होगी, कोई इलाका तो ऐसा होगा जहां शायद 3 महीने बहुत कम बारिश हो। और अगर 3 महीने बहुत कम बारिश हुई तो यह तय बात है कि जैसे ही बारिश कम होगी वहां पर सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि ये चट्टानें कठोर हैं। हमेशा याद रखिए कि जिस स्थान की, जिस जमीन की चट्टान कठोर होती है वो पानी को परकोलेट नहीं करती, अवशोषित नहीं करती। और जब वो पानी को अवशोषित नहीं करती तो डियर ग्राउंड वाटर टेबल लो होता है, भूमिगत जल का स्तर कम होता है। और जब भी भूमिगत जल का स्तर कम होगा वहां पर बारिश बंद हुई तत्काल सूखा पड़ेगा। आप लेक एंड पॉन्ड्स बना लीजिए, तालाब वगैरह बना लीजिए, तो आप पानी को रोक पाओगे, अदरवाइज पानी गिर रहा है और बहकर सीधा निकल रहा है। इसलिए याद रखना कि यहां पर यह सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जरूर है, पर यह क्षेत्र भी सूखा प्रभावित रहता है, सूखा प्रभावित भी होता है, ठीक।
इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में सिंक इन कर रखना। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे ये जो छोटा नागपुर, ये जो मेघालय का पठार है, इस पठार में आपको कुछ विशेषता मिलेगी। जैसे मैं जरा इस पठार के बारे में, मेघालय के पठार के बारे में कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो मेघालय का पठार है बच्चों, ध्यान से सुनो, इस पे जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का विस्तार पूर्वोत्तर के अदर राज्यों में भी है। जैसे इसमें पहाड़ियां, आपने अभी तो नाम जान ही लिया, एक है भाई गारो, ठीक है, ओके, ये है गारो, खासी, जैंतिया, ठीक। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ियां हैं, जैसे बराइल, मिकिर, और रेंगमा, ठीक। ये पहाड़ियां भी, और साथ में एक और पठार है, मैं नाम लिख दूं जरा फिर आपको बताऊं। साथ ही एक पठार है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ये जो है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तार। तो हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, उसका पूर्वोत्तर का विस्तार है बराइल, मिकिर, रेंगमा और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। गारो घासी जैंतिया, ये तो हमें मेघालय में ही दिखाई पड़ती है। साथ ही इस एरिया की कुछ और चीजें मिसलेनियस, जैसे इस एरिया में बच्चों आपको जो है वो सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसका विस्तार दिखेगा। और सुनो बच्चों एकदम ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप याद करो कल की क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा हो, एक तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर क्लास का एक भी लेक्चर देख रहे हो तो फिर सारे लेक्चर जरूर देखना। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सदाबहार वनों की विशेषता, इस तरीके से ये वन होते हैं, ठीक, ये सदाबहार वन कहलाते हैं, ठीक। सदाबहार वनों की क्या विशेषता मैंने बताई थी कि इन वनों में सबसे पहले तो आपको जो है वो बटरेस रूट सिस्टम मिलेगा, ट्रंकेटेड रूट सिस्टम मिलेगा, मतलब ऐसी जड़ प्रणाली जहां जड़ें जो है वो तने से होकर आती हैं। कारण ज्यादा वर्षा के कारण मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो पानी में घुलकर विस्थापित हो जाते हैं, तो पेड़ को जमीन के अंदर से पोषक तत्व मिल नहीं पाते, तो वो हवा के अंदर से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अपनी जड़ों का विस्तार कहां से करता है, तनों से करता है। तो यहां आपको तनों से निकली हुई जड़ें दिखाई देंगी, ठीक। तो जड़ का निर्माण कहां से हुआ है, तने से हुआ है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि यहां के छोटे पौधे, एक तो मैंने आपको क्लाइंबर्स के बारे में बताया था, जो क्लाइंबर्स हैं इस तरीके से जो है वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैंने ऑर्किड्स और एपीफाइट्स बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि कौन सा ऑर्किड, कौन सा एपीफाइट, किसमें फल आते हैं, किसमें पुष्प आते हैं, किसमें नहीं आते हैं। तो वृहद आकार के वृक्ष, ऑर्किड्स, एपीफाइट्स, क्लाइंबर्स, और साथ में यहां पर पिचर प्लांट भी मिलते हैं। पिचर प्लांट का मतलब है ऐसे पौधे जो कीट भक्षी हो चुके हैं। ये चार चीजें मैंने आपको सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषताएं बताई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों के सभी को ठीक से याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो गलती करिए आपने, लास्ट लेक्चर ओपन करिए, पूरा लास्ट लेक्चर ठीक से देखिए, मैंने डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक। चलो अब मैं यहां बता दूं, यहां सदाबहार वनों का विस्तार है, और यहां पर ये जो सदाबहार वन है, इनकी दो चीजें रिमार्केबल है जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, याद रखो। लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज क्या है जरा मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, ध्यान से देखिएगा। जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, मैं आपको जरा इसका दर्शन कराता हूं, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज, फाइन, देखिएगा ये आपको जो दिखाई दे रहा है,
दिस इज लिविंग रूट ब्रिज। जंगल इतना सघन है कि यहां पर इसके तने से निकली हुई जो जड़ें हैं, मतलब इसके ट्रंक से निकली हुई जो जड़ें हैं, उन जड़ों को आपस में गुथ कर जो है वो बनाया गया है ये ब्रिज। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, ये कोई एनिमेटेड पिक्चर्स नहीं है। यहां पर जंगल इतने सघन हैं, इतने डेंस हैं कि जो यहां रहने वाली जनजातियां हैं वो क्या करती हैं, आपने वो मूवी देखी होगी टार्जन वगैरह, वहां टार्जन मूवी में क्या दिखाया जाता है, टार्जन मूवी में दिखाया जा रहा है टार्जन जो है वो एक जड़ को ऐसे पकड़कर झूल रहा है, हुलाला की आवाज के साथ वो ऐसे करके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जड़ पकड़ता है फिर दूसरी जड़ पकड़ता है। ये कोई लताएं नहीं है, ये जड़ें हैं। और ये याद रखो कि ये जो आपको दिखाई देता है, ये जो जड़ें आपको दिखाई देती हैं, जनजातियां क्या करती हैं, इन जड़ों को आपस में गुथ देती हैं। समय के साथ ये जड़ें फिर उसी के आसपास जो है वो ग्रो होती जाती हैं और एक ब्रिज के समान बन जाता है। और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या नदियों को क्रॉस करने के लिए जनजातियां जो है इसका उपयोग करती हैं। बेहद सुंदर होता है। मैंने पहले ही बताया, ये जो जंगल हैं, ये जंगल इतने सघन होते हैं कि आप अंदर जाओगे तो अंदर आपको अंधेरा दिखेगा, स्पष्ट ब्लैकआउट दिखेगा, और वहां जमीन पर सरीसृप होते हैं। जनजातियां नदियों के किनारे रहती हैं और नदियों के आसपास ही सूर्य का प्रकाश उन्हें मिल पाता है। यहीं वो कुछ जानवरों का शिकार करती हैं और यहीं वो जीवित रह पाती हैं और इस प्रकार के ब्रिजेस बनाती हैं। तो मेघालय का जो एरिया है, दिस एरिया इज हाईली फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेस या जीवित रूट प्रणाली पर आधारित यहां पर जो जनजातियां हैं वो दिखती हैं। साथ ही यहां पर एक और चीज है, यहां पर सदाबहार वनों के आसपास कई जगह पर पर्णपाती वन विकसित है। ठीक, अच्छा, पर्णपाती पे जाने से पहले सदाबहार वनों की एक और विशेषता, यहां पर ना आपको बड़े स्तर पर कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी जो पौधे हैं, पौधों का क्षेत्र मिलेगा। इसे इंसेप्टिवोरस प्लांट्स या पिचर प्लांट कहते हैं। इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। ठीक, ये आपको यहां दिखाई देगा। और मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो लिविंग रूट ब्रिज है या जो पिचर प्लांट्स है, ये यहां के आइकॉनिक थिंग्स हैं, मतलब इससे प्रश्न बनता ही बनता है। और इस यहां पर इन सदाबहार वनों को बचाए रखने के लिए 2 नेशनल पार्क हैं। दोनों नेशनल पार्क के नाम बच्चों ठीक से याद रखना। ठीक, एक का नाम है बाघमारा नेशनल पार्क, बाघमारा नेशनल पार्क, और एक है बल्फाकरम नेशनल पार्क। बल्फाकरम नेशनल पार्क। सो याद रखो, बाघमारा नेशनल पार्क, बल्फाकरम नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं जो मेघालय के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क माने जाते हैं। ठीक, तो देखो मेघालय के बारे में, मेघालय के पठार के बारे में मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया कि यहाँ सदाबहार वन है। इन सदाबहार वनों के अंदर जो ट्रंकेटेड रूट्स हैं, जो तने से निकलने वाली रूट्स हैं, उनसे बने हुए ब्रिज दिखाई देते हैं, जो यहाँ की आइकॉनिक चीज है। दूर दूर से लोग देखने आते हैं, एकदम बड़ा पर्यटन का केंद्र है ये। ठीक, सो लिविंग रूट ब्रिजेस दिखेंगी। सेकेंडली, यहां आपको कीटभक्षी पौधे दिखाई देंगे और कीटभक्षी पौधे यहां पिचर प्लांट्स कहलाते हैं और ये बड़े स्तर पर यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां के प्रमुख नेशनल पार्क बाघमारा नेशनल पार्क, बल्फाकरम नेशनल पार्क है। इन दोनों में ही आपको बच्चों, जैसे बाघमारा बल्फाकरम के आसपास के क्षेत्र में आपको कार्ट्स स्थलाकृति मिलती है। कार्ट्स स्थलाकृति का मतलब क्या है? मेघालय का पठार इज फेमस फॉर कार्ट्स, कार्ट्स टोपोग्राफी। कार्ट्स स्थलाकृति जानते हैं आप लोग कार्ट्स स्थलाकृति के बारे में? ये चूने पत्थर से निर्मित स्थलाकृति होती है। कभी देखा है आपने? अगर नहीं तो एक बार गूगल करिएगा, आपको दिखाई देगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही चूने पत्थर से बना है। अब वहां बारिश होती है तो बारिश होने पर चूना पत्थर आप सभी जानते होंगे बहुत आसानी से जो है वो जल में घुल जाता है। तो ये पत्थर वाला जो क्षेत्र है वो बहुत जल्दी पानी वहां पर घुलता है और जमीन के अंदर चला जाता है और बड़ी बड़ी गुफाएं बनाता है। इसलिए कहते हैं कि भारत में जो गुफा प्रणालियां हैं, भारत में कुल 9 गुफा प्रणाली हैं, जिनमें से 10 गुफा प्रणाली हैं, जिनमें से 9 मेघालय में ही है। ये कार्ट्स स्थलाकृति कहलाती है, वही जिसके बारे में मैंने चर्चा करी थी दैट यहाँ पर जो है वो इस गुफा प्रणाली के निर्माण के कारण हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई। याद करिए, मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया, स्टैगलाइट, स्टैगमाइट या स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट।
ठीक, तो कार्ड्स स्थलाकृति है वो यहीं इन्हीं नेशनल पार्क के आसपास आपको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर कीटभक्षी पौधे हैं जो कि बाघमारा और बल्फाक्रम दोनों में देखने को मिलते हैं। मेनली बाघमारा में जो है वो दिखाई देता है कीटभक्षी पौधे, और बल्फाक्रम में जो है वो आपको दिखता है कार्ड्स स्थलाकृति। ध्यान से इसे नोट डाउन कर लेना, इतनी माइन्यूटली चीजें जल्दी आपको बच्चों एक स्थान पर नहीं मिलेंगी। मैं दावे से कहता हूं कि ये सारी चीजें एक स्थान पर एक बार में आपको नहीं मिलेंगी। होगी आवश्यक रूप से जानकारी, पर जल्दी नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। खुश, डन। अब ये देखिए, ये हो गया मेघालय का पोर्शन। यहां आ जाइए, ये हो गया छोटा नागपुर का एरिया। मालदा गैप के बारे में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के समय में आप गंगा ब्रह्मपुत्र का जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो डिटेल में आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। अपना कमेंट लीव करना मत भूलिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बढ़िया से पढ़ाई करो।